तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई और अगस्त मंथ की इन्वायरमेंट की टॉपिक। तो सबसे पहले देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी सबसे पहली टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पे अपने तरीके से, जिस भी कंट्रीज़ में कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज़्यादा हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए अब उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे फाइनेंस के लिए बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि बॉडी है जो कि फाइनेंस करती है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि वो अपने यहाँ जो भी कार्बन इमिशन है, जो भी टारगेट है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात होती है, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे टारगेट को अचीव कर सके। तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग की जाएगी, जो कि यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स होगा यहाँ पे फाइनेंसिंग का। इससे क्या होगा कि सारे कंट्रीज़ जो मिटिगेट करना चाह रहे हैं, अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को कम करना चाह रहे हैं, साथ ही एडेप्टेशन है कि जो एडवर्स इफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, और जितनी भी इम्पैक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उस चीज़ों को कम कर सके, उनके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। इट मीन्स कि पैसे की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग इसी को हम लोग कह रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज की, साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल भी है, पेरिस एग्रीमेंट भी है। ये तीनों की तरफ से यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है कि यहाँ पे पार्टीज़ की तरफ से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे दी जाएगी, जो वैसे शहरों को, वैसे देशों को जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है। यूनाइटेड नेशन FCCC और इससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, इसके तहत आपको बहुत सारे मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देखोगे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, लेकिन इसके तहत दो फंड आपका क्रिएट किया गया। एक तो है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड सेकंड वन इज़ लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की अगर हम लोग बात करें तो 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और वैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अगर यहाँ पे अडेप्टेशन करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, क्लाइमेट कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, एनर्जी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स के तहत अगर यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो ये आपका स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड। इट मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ पार्टीज़ है, अगर वो अपने देश में इस तरीके का एडेप्टेशन प्रोग्राम चला रही है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, तो उनको यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड के थ्रू दी जाती है। तो ध्यान रखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है जिसके तहत आपका दो फंड है, एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड सेकेंड वन इज़ लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड। सेकेंड है यहाँ पे एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड को भी 2001 में इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि आपका जितना भी एडेप्टेशन प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस कर सके, और साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज़ है उनको यहाँ पे फाइनेंस कर सके। थर्ड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि आपका कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 में इसको इस्टेब्लिश किया गया 2010 में, और डेवलप कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे प्लेस की है कि $100 का 100 बिलियन जो है वो पर ईयर 2020 तक वो यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देखो कि जितने भी यहाँ पे फंड वगैरह बनाए जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसमें जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कंट्रीब्यूट करती है, उनके पैसे से फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। अदर फंड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक किया हुआ इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है। तो यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे एम्पावर करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और उनको एक अच्छा खासा रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। सेकेंड है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की अगर यहाँ पे मैं एम की बात करूँ तो जो भी क्लाइमेट एक्शन है, इट मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्लीन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी एक्सेस में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, तो इन सारी चीज़ों में जो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन रेड। रेड कहने का मतलब है कि जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से। जितना भी इमिशन होते जा रहा है उसके कारण आप लोग को पता है कि एक दो तरीके की सिचुएशन अराइज हो रही है, जो कि एक आप कह सकते हो कि एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि कोई भी लैंड जो है ना वो यहाँ पे डिग्रेड हो रही है, फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी कि तेज़ी से पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे टैकल किया जाएगा। नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस है, यहाँ पे 29 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पेंशन फंड्स भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, सॉवरेन वेल्थ फंड भी है। तो ये यहाँ पे आकर एक साथ काम करेंगे कुछ मेथडोलॉजीज़ के साथ, और इनका एक एम है कि जीरो पेरिस टारगेट यहाँ पे पहुँचाना है। इसके साथ आप अदर इंटरनेशनल फंड भी देखते हो, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट फंड का यहाँ पे क्लाइमेट चेंज फंड भी है एशियन डेवलपमेंट फंड में। तो इसको 2008 में आपका
इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट कर सके जितनी भी डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ है, और वो बेटर तरीके से अपने देश में जो भी क्लाइमेट चेंज से होने वाले कारण हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस है उसको टैकल कर सके। इसी के साथ आप देखो कि यहाँ पे नेशनल एंड लोकल सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस भी है। एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी एलोकेट की जाती है। जैसे हमारे देश में आपको पता है कि नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज आया, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस फंड के तहत 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि 2015-16 में ये इसको सेटअप किया गया था, जिससे कि जो भी एडेप्टेशन एक्टिविटीज़ है, चाहे हमें कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी हो या फिर फुटप्रिंट डाउन करना हो या फिर हमें ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करनी हो, तो वो सारे काम हम लोग कर सके। कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट भी लाया गया है, जिसमें कि कार्बन मार्केट अप्रोच इंक्लूड है, यानी कि जहाँ पे भी आपका इमिशन ट्रेडिंग स्कीम इस्टेब्लिश की गई है, तो कार्बन क्रेडिट भी लाया गया है, जिसको यहाँ पे मार्केट प्राइस पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस हिसाब से इसको सेल भी किया जा रहा है। कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच भी लाया गया है कि जिस देश में अगर कार्बन इमिशंस जो है एक अपर थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा अगर इमिट हो रही है तो वहाँ पे कार्बन टैक्स लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। चाइना की जो नेशनल कार्बन मार्केट है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसको कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जितनी भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे डेवलपिंग लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ अगर अपने देश में काम करना चाह रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट को रोकना चाह रहे हैं या फिर इमिशन डाउन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर फाइनेंस की ज़रूरत हो तो ये सारे यहाँ पे मैकेनिज्म है जिससे थ्रू उनको फाइनेंस मिलता है। नेक्स्ट आते हैं किगाली एग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, किगाली अमेंडमेंट है किसका, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। बट ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता क्या है? एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है 1987 का ही, जिसमें कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना, ओजोन लेयर देखिए दो तरीके की होती है, एक गुड ओजोन लेयर, एक बैड ओजोन लेयर। ठीक है, बैड ओजोन लेयर हम लोग किसको कहते हैं? दो पार्ट में मैं डिवाइड करती हूँ, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, और ये है स्ट्रेटोस्फेयर। तो लोअर लेयर ऑफ जो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा, और अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। तो ये जो लोअर लेवल ऑफ जो ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ गुड ओजोन लेयर। गुड ओजोन लेयर इसलिए क्योंकि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज आपका यूवीए बी सी जो भी आपके सन की किरणों से निकल कर आती है, वो क्या करती है कि यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और उसके बाद एक अच्छी रोशनी के साथ ये जो है छन कर हमारे अर्थ क्रस्ट तक पहुँचती है, जिससे क्या होता है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ और साथ ही साथ जितने भी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ में है वो उन सब की स्किन सेफ रहती है, किसी भी तरीके का स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए इसको गुड कंसीडर किया जाता है। और ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में जो आपका ओजोन लेयर होता है उसको बैड ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। और ये आप लोग देखो कि सिर्फ मात्र ऐसी यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है जिसको सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट के द्वारा इसको रेटिफाई की गई है। इट मीन्स कि 198 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है, तो वो सारे 198 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आज के डेट में रेटिफाई कर चुके हैं। तो हम लोग भी पीछे नहीं है, इंडिया भी इसका पार्ट है इस प्रोटोकॉल का, और हम लोग 1992 में ही इसे अडॉप्ट कर लिए थे। साथ ही एन ओजोन सेल जो है इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी नेशनल ओजोन यूनिट के साथ, जिससे जितनी भी नेसेसरी सर्विस की ज़रूरत है इफेक्टिवली और टाइमली इंप्लीमेंट किया जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किगाली अमेंडमेंट क्या है? किगाली अमेंडमेंट आपका 2019 में आया था। एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत है कि कंट्रीज़ जो है वो रेटिफाई करे, जिससे कि जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसकी इमिशन को, उसके यूज़ को कम कर सके। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप लोग अपने घर में जो एयर कंडीशन लगा के रखे हो उसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें होती है, जिससे जितनी भी चिलिंग इफेक्ट आपको मिल रही है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो एयर कंडीशन हो, ये सब हमें चिलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन अगर इसके बाहर में आप देखोगे तो उतने ही गर्म ये करता है। तो आप लोग जानते हो कि बाहर की इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि एयर कंडीशन की जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो किगाली अमेंडमेंट जो लाया गया है ये आपका 2019 में फोर्स में आया है, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पार्टीज़ है वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की कंजप्शंस और जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके। ओके, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जो कि कूलिंग और रेफ्रिजरेशंस में इसको यूज़ किया जाता है।
वहीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करूं तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक की जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट नहीं कर रहे, बट ये हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ रही है। इट मीन्स कि 12,000 टू 14,000 यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रही है, लेकिन ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रिवर्स करके भी बनाया जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साथ ही आप लोग देखो कि सिग्नेटरी जितने भी नेशंस है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 4 स्टेप पाथ है यहाँ पे, और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि गाली अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये लीगली बाइंडिंग है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी पार्टीज आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो जुलाई 2021 तक देखें तो 122 कंट्रीज़ जो है अब तक किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर चुके हैं। और इसी में अगर हम लोग देखें तो ग्रुप 2 के तहत तो इंडिया का यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी लाया गया है कि कैसे हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2023 तक पूरी तरीके से इसके इस्तेमाल को ख़त्म कर सकते हैं। अब आगे आते हैं और देखते हैं और भी क्या बातें हैं। अब देखते हैं आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशन दी जाती है, असेसमेंट की जाती है कि किस तरीके की हमारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का क्लाइमेट का क्या एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अगर आईपीसीसी की बात करूँ, इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इस बॉडी को जो क्रिएट किया गया है 1988 में किया गया है, वो भी 2 बॉडी के द्वारा। एक सेकेंड, WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीसीसी का? ये एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं सारे लेवल में, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया जाता है, और इनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो क्लाइमेट की पॉलिसी है वो हर एक देश में डेवलप होती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हमारी यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर होनी चाहिए, इससे राइज नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज की जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, फिर उसको मिटिगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आईपीसीसी की बात करूं तो आज की डेट में 195 मेंबर हैं, और हम लोग भी इसके मेंबर हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है। 2007 में आईपीसीसी और जो यूएस प्रेसिडेंट थे एल गोर वेयर जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, तो इसलिए भी ध्यान रखना है। अभी तक आप देखो कि 5 असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये प्रोड्यूस किया गया है, और AR6 है ये, जो कि AR5 को यहाँ पे अपडेट करके लाया गया। तो मेनली हम लोग देख लेते हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, और इससे रिलेटेड डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिएगा। तो करेंट स्टेटस जो इनके द्वारा बताया गया है क्लाइमेट का, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो अनइक्विवोकली वार्म कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, ओशन और लैंड को। इट मीन्स कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है हमारे द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है कि ना ही हम लोग एटमॉस्फेयर को बल्कि ओशन और जो लैंड है इसको भी हम लोग गर्म कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है इनके द्वारा कि जो वेल मिक्सड है ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो बढ़ती ही जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि वाइड स्प्रेड और रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहा है एटमॉस्फेयर, ओशन, क्रायोस्फेयर और बायोस्फेयर में। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, जिससे कि हमारी जो ग्लेशियर है उसमें आपको थ्रेट देखने को मिलेगा। सी लेवल राइज हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल अगर हम लोग अपर ओशन रीजन में देखें तो वो ड्रॉप हो रहा है, प्रेसिपिटेशन चेंजेस हो रही है, यानी कि जो रेनफॉल आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है ये काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रही है। नियर सरफेस ओशन सैलिनिटी में चेंजेस देखने को मिल रही है, ग्लोबल एसिडिफिकेशन हो रही है सरफेस ओपन ओशन में, और जो नर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्नो कवर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देखी गई है। रिलेटेड डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1.09 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हायर कहा जा रहा है 2011-2020 के बीच में। अगर हम लोग लास्ट 4 डिकेड से देखें तो ये लगातार ये गर्म होते ही जा रहा है, और ह्यूमन कॉस्ट जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 1.07 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। आर्कटिक सी आइस की अगर हम लोग बात करें तो ये डिक्रीज़ हो चुका है, यानी कि आर्कटिक वाले रीजन में जो सी आइस है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। ग्लोबल मीन सी लेवल अगर हम लोग देखें तो ये भी इंक्रीज़ हो चुका है 1901 से लेकर। क्लाइमेट जोन अगर हम लोग देखें तो ये शिफ्ट हो गया है पोल वॉट, वो भी दोनों हेमिस्फेयर में, नर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। और जो सीज़न है वो भी यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं ऑन एन एवरेज लेंथ, जो कि आपका 2 डेज़ पर डिकेड्स में ये देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द डेटाज एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2021 का जो आईपीसीसी रिपोर्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स के लिए ये अनमैच्ड हो गया है, कि कहाँ कितना कार्बन इमिशंस होगा नोबडी नोज। ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। लास्ट डिकेड जो आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी वार्मर था, इट मीन्स कि जो
10 साल का ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। सी लेवल राइज जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर उतनी ही फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहे हैं। समर आर्कटिक आइस कवरेज जो है वो कम होती जा रही है। ओशन वार्मिंग ये फास्टर तरीके से देखने को मिल रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो हाई लेवल पे है आज की डेट में, इनके द्वारा ये बताया गया। साथ ही हीट वेव्स भी देखने को मिला है, काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहा है और मोर इंटेंस हो रहा है वैसे रीजन में जो कि जिस रीजन में इतनी गर्मी नहीं होती थी। मैरिन हीट वेव्स भी हो रही है, यानी कि आपको समुद्र वाले रीजन में भी हीट वेव्स देखने को मिलेगा। और मैरिन हीट वेव्स जो है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ समर में ही हो, ये विंटर में भी देखने को मिलता है। साथ ही हेवी प्रेसिपिटेशन इवेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी जो है मोर फ्रिक्वेंट देखने को मिला है लास्ट 4 डिकेड्स में। उसी के बाद अगर हम लोग देखें तो ओशन वार्मिंग जो है ये 91% होने लगा है। इट मीन्स कि जो हमारी ओशन है वो यहाँ पे लैंड वार्मिंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, आइस लॉस हो रहा है, एटमॉस्फेरिक जो वार्मिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जैसे ही सी लेवल राइज हो रहा है उसके कारण जो है गर्मी के कारण पूरी एक्सपेंशन हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम बताई जा रही है। पॉसिबल क्लाइमेट फ्यूचर के बारे में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी भी आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस ही होनी चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक्सीड कर जाएगा जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बढ़ रहे हैं और अदर ग्रीन हाउस गैस जो है अगर बढ़ रहे हैं तो जब तक इसको कम नहीं किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन, तब तक हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो गोल है, जो टेम्परेचर सेट किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर देयर ऑब्जर्वेशन, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए रीजनल फाइंडिंग में इंडिया के बारे में बताया गया है कि हीट वेव्स और जो ह्यूमिड यहाँ पे हीट स्ट्रेस है ये काफ़ी इंटेंस हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो चुका है। साथ ही एनुअल और जो समर मानसून प्रेसिपिटेशन है ये भी इंक्रीज़ हो चुकी है। प्रेसिपिटेशन और रिवर फ्लड अगर हम लोग देखें, यानी कि बारिश के कारण जो फ्लड अराइज हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। फायर वेदर सीजन्स भी देखने को मिल रहा है। साथ ही कवर्ड एरिया और जो स्नो वॉल्यूम्स है ये भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं। हिंदू कुश वाले हिमालय में बताया जा रहा है कि बहुत हद तक जो यहाँ पे ग्लेशियर वॉल्यूम थे वो कम हो चुके हैं। रीजनल मीन सी लेवल राइज अगर हम लोग देखें तो वो बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, कोस्टल इरोजन हो रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब आते हैं इसके अलावा देखते हैं कि क्या क्या ग्लोबल इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या? तो ये यूरोपियन यूनियन एम्बिशियस टारगेट का ये पार्ट है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन का ही ये टारगेट है, जिसमें कि 55% जो कार्बन इमिशन है अगर इसको 1990 के लेवल में कंपेयर करें तो इसको कम करना है 55% तक। और कब तक कम करना है? तो यहाँ पे 2030 का टारगेट रखा गया है। ठीक है, एक कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है? यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स का भी एक फंडा लाया गया। तो एक्चुअली ये कार्बन इमिशंस पे टैक्स है, जो कि यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं, अगर दूसरे सामान से हम लोग कोई सामान लेकर दूसरे कंट्री से अगर कोई सामान हम लोग अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं और उसके कारण कार्बन इमिशन हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा विथ लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी। इसका एम है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना है जो इम्पोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके लिए। तो एक इक्वालिटी लाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपने देश में जो भी हम लोग गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे अगर कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है तो उसमें अगर हम लोग रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जो सामान भी इंपोर्ट कर रहे हैं ना तो उसमें भी हम लोग को कार्बन इमिशन को रिडक्शन करनी है, अदरवाइज़ ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसे भी ध्यान रखनी है। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें कि इंडिया है वो अपोज कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये अपोज किया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को, और हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेटरी कह रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो सामान का प्राइस आपका यूरोप में है और वो बढ़ते ही जा रहा है और इससे डिमांड कम हो रही है। इट मीन्स कि हमारी जो प्राइस यूरोप में जा रही है उसकी यहाँ पे प्राइस बढ़ा दी जा रही है, जिससे कि ऑब्वियसली जब इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी उस कंट्री में। तो डिमांड कम हो गई है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है इस फंडे को यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के फंडे को हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर बता रहे हैं। ओके, सेकेंड है यहाँ पे हमारी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा अपडेट किया गया है। तो सिर्फ 110 कंट्रीज़ है जो कि पार्टीज़ है इस पेरिस अकॉर्ड की, और इनके द्वारा एक अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है वो सबमिट किया गया है, जिसमें कि कार्बन इमिशन को लिमिट करने की बात की जाती है। हमारी जो डेडलाइन थी हमने मिस कर दिया, हमारे साथ साथ हमारा पड़ोसी देश चाइना है वो भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की डेडलाइन है उसको भी ये मिस कर चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट आपको याद रखनी है कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो की बनाई गई है उसको इसके जो भी कंट्रीज़ इसके मेंबर है उनको फॉलो करना होगा। तो हम लोग भी इसके मेंबर हैं, हमें भी फॉलो करना है। और इसमें एम रखा गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको यहाँ पे लिमिट करनी है, 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम यहाँ पे रखना है।
अगर हम लोग यहाँ पे अकॉर्ड के हिसाब से देखें तो हर एक पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ है वो ओरिजिनली यहाँ पे आप देखो कि 2020 के एंड तक एक न्यू और अपडेटेड जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करी है। तो हम लोग भी किए हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट थी उसको हम लोग अभी तक अचीव नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं पॉल्यूशन टॉपिक पे। तो पॉल्यूशन टॉपिक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इन द नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग रीजन। तो जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का वो भी एनसीआर वाले रीजन में और उसके अगल बगल वाले रीजन में, उसके लिए एक बिल लाया गया। तो इस बिल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इस कमीशन का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग ज़रूर देखेंगे। इनके द्वारा डायरेक्शन यहाँ पे इशू किया जाता है कुछ भी मैटर, जैसे कि आप देखो कि अगर कोई पर्सन है या अथॉरिटी है उसके ऊपर इंस्पेक्शन करना है, उसको रेगुलेट करना है, तो ये कमीशन काम करते हैं। कुछ एक्टिविटी को अगर रेस्ट्रिक्ट करना है जिससे कि हमारी एयर क्वालिटी बर्बाद हो रही है, तो वो काम ये करते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस अगर यहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड। साथ ही कोड्स और गाइडलाइन भी ये यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट कर सके और यहाँ पे कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये बातें ध्यान रखनी है। देखिए रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है दिल्ली में विंटर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि देखिए टेम्परेचर डाउन हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगी जो इन्वर्जन हाइट है वो यहाँ पे होने लगती है। इट मीन्स की जो लेयर है उसमें आपका जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपका अपर एटमॉस्फेयर में, जो एयर पॉल्यूटेंट्स है ना वो अपर एटमॉस्फेयर में ना दिखकर वो लोअर जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो एग्जिस्ट करने लगता है। तो इसलिए जो हमें एयर पॉल्यूशन है उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू समर सीजन। विंड स्पीड भी यहाँ पे कम हुई है क्योंकि स्टैगनेंट विंड्स देखने को मिलता है विंटर में। तो जो डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूटेंट है ना वो एक ही जगह रहता है। अगर विंड आएगी तो ऑब्वियस है कि वो उसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, लेकिन विंड स्पीड भी रुक चुकी है, तो इसलिए जहाँ पे पॉल्यूशन है वो वहीं पे रुका हुआ है। साथ ही बायोमास है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट में आप देखते हो पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से आपका स्टबल बर्निंग होता है ओपन फील्ड में, जो उन्होंने अपनी बाई प्रोडक्ट को जलाते हैं, तो उसके कारण आपका दिल्ली और एनसीआर वाला रीजन काफ़ी पॉल्यूट हो जाता है। कंबशन कॉज्ड है फायर क्रैकर्स। अगर हम लोग देखें तो अभी दीपावली का टाइम आने वाला है नवंबर में, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट किए जाते हैं फायर क्रैकर्स, जिसके कारण जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन रीजंस जिसके कारण दिल्ली में और नियर बाई एरिया में हमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है विंटर सीजन में। मेजर सोर्सेज ऑफ दिल्ली पोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में वो ट्रांसपोर्टेशन से होता है। डिफ्यूज सोर्सेज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, एंड देन यहाँ पे अगर देखें तो इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद आपका डीजल जनरेटर है, फिर डस्ट वगैरह है। तो इन सब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन होती है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बिल लाया गया है, बट बिल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेजर एंटी पॉल्यूशन पॉलिसी अगर हम लोग देखें जो आज के डेट में दिल्ली में लिया गया, तो सबसे पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी आपको एयर क्वालिटीज़ जो डिट्रॉइट होते हुए देखने को मिलेगा उसको यहाँ पे कर्व करने के लिए रोका गया है, इसको लाया गया है। इसमें क्या है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स रखे जाते हैं कि कैसे जो हेवी व्हीकल्स है उनकी एंट्री को बैन किया जाए। और इवन जो आपका पॉलिसी लेकर आया जाता है वो इसी प्रोग्राम के तहत लेकर आया जाता है। उसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, 2019 में इसको लाया गया था। एक्चुअली ये 5 ईयर एक्शन प्लान है जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है इस रीजन में उसको कर्व किया जाएगा। और यहाँ पे मैंडेट किया गया है, इसका एम है कि जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है इसको 20-30% तक जो है 2024 तक इसे कम करना है। और इसका बेस लेवल आपका 2017 बनाया गया, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे पीएम जो पीएम है पार्टिकुलेट मैटर है वो उसको कम करना है। अदर इनिशिएटिव भी आप देख सकते हो कि BS6 का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है। भारत स्टेज जो 6 है वही व्हीकल अब यहाँ पे आएंगे, 4 के बाद जो है 5 को स्किप कर दिया गया है, अब डायरेक्ट 6 है। 6 में क्या है कि यहाँ पे 10% जो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन होती है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फेम 2 आपको देखने को मिलेगा, ये स्कीम लाई गई है जिसमें कि हमारे देश में जो है इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड व्हीकल है उसकी प्रमोशन की जा रही है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है। और इवन यहाँ पे इमरजेंसी मेजर्स लिया जाता है। साथ ही कंस्ट्रक्ट की जा रही है ईस्टर्न वेस्टर्न जो एक्सप्रेसवे है, और सफ़र एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सो अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यू रूल्स बने हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाया गया, जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए यहाँ पे रोका गया है, जिसमें कि लो यूटिलिटी और हाई लिटरिंग पोटेंशियल है। और कब तक ये किया जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर तक है।
लेकिन ये आप पहले समझिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग कहते किसको है। एक ऐसी प्लास्टिक कमोडिटी जो कि सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है और वो भी सेम पर्पज़ के लिए। मीन्स आप लोग देखते हो कि जो केक आज की डेट में आप डिलीवर होता है आपके घर में, तो उसमें जो प्लास्टिक की नाइफ़ दी जाती है, तो उसको आप लोग क्या करते हो, सिर्फ केक काटने का काम करते हो, बाकी उससे कुछ और भी कुछ चीज़ कट सकती है क्या? नहीं कट सकती। उसको आप लोग वापस से फेंक देते हो, डिस्पोज कर देते हो। तो वो बस आपका एक ही बार यूज़ होता है, वो भी सेम पर्पज़ के लिए। और फिर आपको केक काटनी है तो आप उसी से सिर्फ केक ही काट सकते हो, कुछ और तो काट नहीं सकते हो। तो वो क्या होता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिसको कि आपका जो है ना रिसाइकिल करने से पहले जो है सिर्फ एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, और रिसाइकिल करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें क्या क्या है, प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉ हो गए, जो आप टेंडर कोकोनट पीते हो उसकी भी स्ट्रॉ हो गए, साथ ही कॉफ़ी स्टेरर्स हो गए, सोडा है, वाटर बॉटल्स है, मोस्ट यहाँ पे फूड पैकेजिंग है। तो ये सब आ जाते हैं यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। असेसमेंट जो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का किया जा रहा है वो दो पिलर्स में किया गया था। एक तो यूटिलिटी इंडेक्स कही गई थी, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते, और एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिला था कि यहाँ पे इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यानी कि जो आप स्ट्रॉ वगैरह फेंक रहे हो तो उससे क्या हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले समझिए कि 9 रीजंस क्या क्या है जिसके कारण जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया। सबसे पहली बात कि इसको रिसाइकिल करना इतना आसान नहीं होता। अगर रिसाइकिल करना आसान होता तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है, इट मीन्स कि इसको यूज़ करने से आप देखो कि कार्बन इमिशन बहुत होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल से बना होता है और इससे जो है कैंसर जैसी बीमारी भी देखने को मिलती है। लीचेस टॉक्सिक होते हैं, यानी कि फूड और ड्रिंक में हाई एनर्जी यूजेस होती है, इसको प्रोड्यूस करने में एनर्जी का बहुत ज़्यादा खपत होता है। किल्स वाइल्ड लाइफ और मैरिन लाइफ को भी यहाँ पे ये सारे प्लास्टिक को खा कर जो है बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो भी अपनी जान दे चुके हैं। पॉल्यूट्स हम आवर ओशन, आप लोग देखते हो कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स है, जो आपकी डिस्पोजेबल कप्स वगैरह है, वो ओशन में ऐसे ही पड़े रहते हैं लाखों लाखों सालों तक। ठीक है। इंटर आवर फूड चेन, जो प्लास्टिक्स आप लोग फेंक रहे हो ओशन में, वही प्लास्टिक्स जो है कंज्यूम कर रही है हमारी फिशेज़, फिर फिशेज़ को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फूड चेन है उसमें ये प्लास्टिक इंटर हो चुका है, और उसके कारण हमें जो है बहुत तरीके की डिजीज़ हो रही है और कैंसर जैसी बीमारी आज के डेट में आम देखने को मिल रही है। सो दीज आर द 9 रीजंस जिसकी वजह से हमारे जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन किया गया है। की प्रोविज़न क्या है इस बार जो रूल्स लाई गई है, एक्चुअली इससे पहले 2016 की रूल्स थी उसको ये रिप्लेस किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे प्रोहिबिट की गई है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसकी मैन्युफैक्चर को रोका जाएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, स्टॉक नहीं करके रखना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सेल नहीं करना है, और साथ ही साथ इसको यूज़ भी नहीं करना है। ठीक है। जिसमें कि आपका पॉलीस्टेरिन और साथ ही एक्सपेंडेड पॉलीस्टेरिन है, कोमोडिटीज़ है, जिसको प्रोहिबिट किया जाएगा और 1 जुलाई 2021 से इसको रोक दिया जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक पे भी यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसकी थिकनेस अगर आप देखो तो बढ़ा दी गई है, 50 माइक्रोन से ये 75 माइक्रोन कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा कि इससे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि जैसे जो प्लास्टिक यहाँ पे बना रहे हैं, प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरर है वो फिर उस प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे। जैसे आज की डेट में आप जो डिस्पोजेबल कप फेंक देते हो एक बार कॉफ़ी पी कर, तो वो हम चले जाते हैं, लेकिन हमारे कई जनरेशन्स जो है उनके कारण जो पोल्यूशन अराइज हो रही है उसको झेलते हैं, तो वो कम से कम 500-600 साल तक जो है वही धरती पे रहते हैं। तो ऐसा करना है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो इस तरीके की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वापस वो कलेक्ट भी करे। ओके। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको लाया गया था। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो यहाँ पे बेसिक है कि यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये मॉनिटर करेंगे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको बैन किया जा रहा है कि नहीं, अगर कोई इस रूल्स की जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहे हैं कि नहीं, पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, और ये सारा काम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाएगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स लाए जाएंगे जिसके थ्रू ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। ओके। आप देखो गवर्नमेंट की काफ़ी इनिशिएटिव चलाई गई है जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर है, तो ये सारे इनिशिएटिव के बारे में हल्का फुल्का याद रखना है। जैसे हैकाथॉन 2021 था, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और स्टार्टअप है उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था, एक इनोवेशन लाया गया था, इनकरेज किया गया था इनोवेशन को कि एक ऑल्टरनेटिव हम लोग लेकर आए। इट मीन्स कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आप लोग कहीं भी सामान लेने जाते हो, सब्जी वगैरह लेने जाते हो, तो आपको प्लास्टिक फ्री में मिल जाते हैं, प्लास्टिक की जो बैग होती है, तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लाया जाए, उसके लिए हैकाथॉन लाया गया।
इंडिया प्लास्टिक पैक्ट लाया गया है। इंडिया जो है फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुकी है जिनके द्वारा ये आपका इंडिया प्लास्टिक पैक्ट लाया गया, और इसका एम यही है कि जो प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ते जा रहा है उसको टैकल करना है। यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक कलेक्टिव है, ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंडिया और साथ ही साथ WWF मिलकर यहाँ पे लेकर आए। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, ये आपका IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की है, इनके द्वारा ये मिलकर लाया गया है, जिससे कि जो मैरीन प्लास्टिक लीटर्स है, ओशन में जो आपको प्लास्टिक्स की ढेर देखने को मिल रही है, उसको प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है। ठीक है। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। इट मीन्स कि नेशनल ऑटोमोबाइल जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये रिसेंटली PM मोदी जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट जो गुजरात में हुआ था उसमें ये इसको लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली आप देखो कि ये पॉलिसी में क्या है कि यहाँ पे स्क्रैप करने में और फेज आउट करने में ऐसी व्हीकल जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट को और जो अनफिट है हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हटा देना है। व्हीकल स्क्रैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि जो लाइफ है व्हीकल की वो एंड हो जाती है, तो उसको डिस्पोज कर देना है, या फिर उसके डिस्पोज करके, यानी कि आपकी जो व्हीकल है अगर वो 20 साल पुरानी हो चुकी है पर्सनल व्हीकल, तो उसको आप लोग बेच दो, उसकी जगह नई गाड़ियाँ ले लो, और बेचने से क्या होगा कि उसके जो कुछ पार्ट्स होंगे उसको रिसाइकिल किया जाएगा, और नई गाड़ियाँ आप लोगे तो उसमें सरकार के द्वारा रिबेट भी दिया जा रहा है। डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल करानी है। जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी डी रजिस्ट्रेशन होगी कब, तो 15 साल के बाद, अगर वो अनफिट होते हैं, जैसे पोल्यूशन कार्ड जो बनता है, अगर उसमें आपकी गाड़ी अनफिट आ जाती है तो फिर उसको डी रजिस्ट्रेशन करना है। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स रखा गया है और सारे गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स रखा गया है। ठीक है। उसके बाद है लीडेड पेट्रोल है, फेज्ड आउट ग्लोबली। एक्चुअली ये है क्या, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो हाईली पॉल्यूटिंग लीडेड पेट्रोल है उसको इरेडिकेट किया गया है वर्ल्ड से। और जैसे अल्जीरिया जो है वो लास्ट कंट्री है जो कि इस फ्यूल को यूज़ कर रही थी, अब ये इनकी सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे ऑक्टेन रेटिंग की बात की जाती है। एक्चुअली ऑक्टेन क्या होता है, 8 नंबर। ठीक है, ऑक्टेन वैल्यू, इसको परसेंटेज या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन से देखा जाता है आइसो ऑक्टेन, जो कि यहाँ पे आइसो ऑक्टेन और जो नॉर्मल हेप्टेन फ्यूल है उसके मिक्सचर से ही इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होना है कि ये मेजर्स करते हैं जो फ्यूल की एबिलिटी है कि कितना अनवांटेड ये साउंड कर रहा है। आप लोग देखते हो कि कुछ गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जस्ट बिकॉज उसमें जो है फ्यूल की ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके कारण वो आवाज़ करते हैं। ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, तो जैसे इथेनॉल को पेट्रोल में अगर ब्लेंड किया जाता है तो इससे जो नॉकिंग होती है ना वो यहाँ पे कम हो जाता है, और इथेनॉल ऑक्टेन रेटिंग जो है वो यहाँ पे अराउंड 109 आपको देखने को मिलेगा। टेट्रा इथाइल लीड है और इसका क्या यूज़ है। टेट्रा इथाइल लीड की बात करूँ तो एक ऑर्गेनिक लीड है जो कि कलरलेस यहाँ पे लिक्विड है, और यहाँ पे एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ है, जो कि पहली बार ये 1921 में आया था। जब इसको पेट्रोल के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं तो इसको हम लोग लीडेड पेट्रोल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्टेन रेटिंग है, यानी कि फ्यूल में जो रेटिंग है इसकी वो अच्छी हो जाती है और नॉइज़ वगैरह नहीं करती है। हाई इम्पैक्ट अगर लीडेड पेट्रोल की अगर हम लोग देखें तो टॉक्सिन इन नेचर है और बहुत तेज़ी से ये एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, लंग्स में, और साथ ही साथ एक सीरियस इन्वायरमेंटल थ्रेट भी है ह्यूमन हेल्थ को भी, और ये हमारे एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर सबको ये गंदा कर देती है। एक्सपोजर्स जो है इससे हमें हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कैंसर डिजीज़ हो सकती है, हमारी IQ लेवल कम हो सकती है। तो इसकी जो लीडेड पेट्रोल का जो यहाँ पे हेल्थ इम्पैक्ट है वो पूरा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात हो रही है। तो क्या लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात हो रही है, डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, इसे देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन हम लोग किसको कहते हैं। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि जो लैंड की कंडीशन है, कोई एक ज़मीन है जो कि काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे कोई भी फूल पौधे लगा दो तो वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि अगर उस लैंड की आप देखभाल नहीं करोगे तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, नेगेटिव ट्रेंड हो जाएगा उस लैंड कंडीशन की, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंडस्ट प्रोसेस ही होगा। इट मीन्स कि हमारे द्वारा ऐसा काम किया जाएगा, या फिर क्लाइमेट चेंज ऐसी होगी जिसके कारण या तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज होगी, और वो जो लैंड होगी उसमें आपको बंजर देखने को मिलेगा। पानी की ज़्यादा अवेबिलिटी होगी तो वहाँ पे एक अगेन अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि एक लैंड डिग्रेडेशन है जो कि फॉरेस्ट एरिया वाला है, तो उसको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहते हैं। ड्राई लैंड रीजन हो जाता है, जैसे आप देखते हो कि एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड रीजन जो है इसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इट मीन्स कि ऐसा ज़मीन जो कि बंजर भूमि हो चुका है, एकदम डेजर्टिफिकेशन वाला टाइप का वो बनते जा रहा है। मेजर ड्राइव्स क्या है, देखिए विंड और वाटर इरोजन हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है, सैलिनिटी ज़्यादा हो रहा है, इवोपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है हम लोग देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं।
सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोला जा रहा है, तो जैसे ही लैंड की प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो ऑब्वियस है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो कि ज़मीन पे ही डिपेंडेंट है और फूड सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो खुद की ज़मीन पे उगाते हैं और खाते हैं, उनकी लाइवलीहुड डिपेंड है, वो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। जो लैंड एबिलिटी है कि वो स्टोर कर सके वाटर को, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और इम्पैक्ट अगर ह्यूमन हेल्थ में देखें तो इससे जूनोटिक डिजीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। वाटर और फूड बॉर्न जो डिजीज़ है वो बढ़ सकती है। हायर थ्रेट हमारे मल न्यूट्रिशंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड और जो पानी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो कुपोषण के शिकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो पाएंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट की जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज में कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा। लैंड डिग्रेडेशंस जो है वो एक क्लाइमेट चेंज के ही कारण आपको देखने को मिलेगा कि लैंड जो है डिग्रेड हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में आप देख सकते हो। अगर इंडिया में आप ये चीज़ें देखोगे तो डेजर्टिफिकेशन की अगर आप लोग को हालचाल देखना है तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में कन्वर्ट हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन अगर स्टेटस आप देखोगे तो कहाँ 2003-05 में ये 28% था, 2011-12 में ये 29% हुआ, नाउ ये 29.77% है। इट मीन्स कि हमारे देश में जो डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, वो आपको कई सालों से देखने को मिलेगा कि ये बढ़ती ही जा रहा है। 1 डिकेड से भी कहा जाए कि ये हमारे यहाँ जो है लैंड डिग्रेडेशंस की कंडीशंस बढ़ती जा रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगर इंडिया के द्वारा हम लोग देखें कि क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि हमारे देश में जो लैंड डिग्रेडेशन है, क्वालिटी हमारी बर्बाद हो रही है, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि यहाँ पे काम करते हैं डेजर्टिफिकेशंस को रोकने के लिए। तो इंडिया इसका मेंबर है, हम लोग इसके पार्टी हैं। साथ ही हमारे द्वारा सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, जिसके कारण जो है ये सारे कुछ ऐसे स्कीम्स लाए गए जिसमें कि हमारा जो लैंड की क्वालिटी बर्बाद हो रही है वो यहाँ पे रुक सके। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे साथ ही आप देखो कि उनके द्वारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया गया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि इसमें दोनों यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ रोपण करना है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीनरी लेकर आनी है और ये एफॉरेस्टेशन से ही होगा। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, जंगलों में जो आग लगने की जो आज के डेट में ट्रेंड चली हुई है और लगातार कहीं ना कहीं लगती जा रही है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे रोका जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स भी आप लोग देखो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की बहुत बड़ी बॉडी है जो कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, 1994 में ही लाया गया था। ये याद रखना है कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इनकी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी ही होती है। इसमें क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट लाई गई है कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड की क्वालिटी जो बर्बाद हो रही है, उसको रोकना है, न्यूट्रल करना है। साथ ही इसमें फंड भी रखा गया है। लैंड ग्लोबल आउटलुक भी है, एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है वो यहाँ पे बात करेंगे। लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम लाया गया, इट मीन्स कि एक कॉमन इनिशिएटिव यहाँ पे लाई गई है जिससे कि जो ज़मीन है वो लाइफ का एक प्रतीक है कि लोग वहाँ पे रहते हैं या फिर उनमें जो है वो कोई ना कोई काम करके अपनी लाइवलीहुड उनकी डिपेंड होती है, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लाया गया है। साथ ही बॉन्ड चैलेंज भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बॉन्ड चैलेंज ये किसके द्वारा लाया गया, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगेन ये आपका जो है जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ये ग्लोबल गोल है जिसमें कि आप देखो कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेशन लैंडस्केप है उसको रीस्टोर करने की बात की गई है 2030 तक और 2020 तक, और 350 जो मिलियन हेक्टेयर्स है उसको 2030 तक इसको रीस्टोर करने की बात की गई है। हम लोग भी इसी में ऐसा कसम खाए हैं कि हाँ 21 मिलियन ऑफ हेक्टेयर जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेशन लैंड है हमारे देश में उसको 2030 तक हम लोग भी रिस्टोर करेंगे। तो याद रखना है कि हम लोग कितना कसम खाए, तो 21 मिलियन हेक्टेयर का। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना है। तो G20 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे लेकर आए हैं साथ में, और रेड प्लस है, इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो ये रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, ये भी एक मैकेनिज्म है जिसमें कि जो यूनाइटेड नेशन FCCC के जो पार्टीज़ है उनके द्वारा डेवलप किया गया है। फिनेंशियल वैल्यू को ये क्रिएट करेंगे जो कि यहाँ पे कार्बन जितनी भी स्टोर्ड होती है फॉरेस्ट में,
देखिए जंगल के लिए इतना हैरान परेशान क्यों है सारे लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा जंगल होता है ना उस देश में उतनी कार्बन जो इमिशन हो रही है उसको टैकल करने में हेल्प करता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी रहेंगे तो ग्रीनरी का काम है, फॉरेस्ट का काम क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इसको सिंक करते हैं। तो इसलिए सब चाहते हैं कि उनके देश में जंगल हो, हरा भरा हो, एकदम ग्रीनरी हो, एफॉरेस्टेशन प्रोसेस प्रोग्राम सब कोई अपने देश में चलाते हैं। तो इसलिए लैंड डिग्रेडेशन अगर हो रहा है ना तो इट मीन्स कि कार्बन इमिशंस उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं करना है, तो अगर इस तरीके से ग्रीनरी लाएंगे नहीं तो नेचुरल वे में कार्बन इमिशंस को कम कैसे करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसमें देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव है जिसमें कि पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए यहाँ पे काम किया गया है। सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन है, तो कोल इंडिया लिमिटेड है जिनके द्वारा 5 ईयर्स रोड मैप लाया गया है और इनका ये एम है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है, वो भी सैंड सिल्टेशन से और जो गलत तरीके का सैंड माइनिंग होता है ना उससे। जो कि आप देखो कि जो सैंड को प्रोड्यूस किया जाता है वो ओवरबर्डन हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे सैंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आप देखो कि ओपन कास्ट माइनिंग होती है कोल का, यानी कि एकदम खुले में ये माइनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो स्ट्राटा लेयर है अबव कोल सीम, इसको यहाँ पे ओवरबर्डन कहते हैं और इसमें क्ले, एलुवियल सैंड, सैंडस्टोन, ये सारी चीज़ें होती है और इसमें रिच यानी कि बहुत भारी भारी मात्रा में सिलिका कंटेंट होता है। तो ओवरबर्डन को यहाँ पे रिमूव करना है और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट या एक्सपोज करके, जो कि उनके बेनेट से यानी कि नीचे वाले सरफेस में जो कोल है ना उसको एक्सट्रैक्ट और एक्सपोज करेंगे तो ओवरबर्डन ये रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन ये ध्यान रखना है। वाटर प्लस सिटी है, इंदौर है जो कि हमारे देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ये तो आपको पता है कि बैक टू बैक कंटिन्यूस जो है 2-3 साल ये इंदौर सिटी को वन ऑफ द स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी के नाम में रखा गया है। तो इसको फर्स्ट वाटर प्लस सिटी भी कहा गया है कि यहाँ पे पानी भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था, एनुअल सर्वे है, हर एक साल ये किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी जो है साफ़ सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन इस पे ध्यान दे रही है। और ये जो स्कीम है स्वच्छ सर्वेक्षण भी जो किया जाता है ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको किया जाता है। फोरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है। अब इसके बारे में ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे नीति आयोग है और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो कि जॉइंटली यहाँ पे लॉन्च किए है फोरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली ये जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अभी हम लोग देखें ना उसी का ये एक पार्ट है और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो इमिशन हो रही है उसको टैकल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीकार्बोनाइज करना है ट्रांसपोर्ट को। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे व्हीकल सही तरीके से काम नहीं कर रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, उस पर यहाँ पे टैकल करना है। और ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमीटर सेक्टर है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बायोमिथेनेशन है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनके द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी लाया गया है। ये फंडेड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें कि फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि एक नई तरीके से यानी कि कुछ नया इनोवेटिव तरीके से वेस्ट टू एनर्जी अगर बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए। बायोमिथेनेशन कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाएगा बायोगैस में, तो ये ध्यान रखनी है। इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये सेटअप किया गया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जिसमें कि ये कहा गया कि 1 किलोमीटर रेडियस तक जो है ये एयर को प्यूरिफाई करेंगे। ये जो टावर है इसमें आपका पायलट स्टडी की जा रही है, ये देखा जाएगा कि ठीक है अगर ये कनॉट प्लेस वाले रीजन में अगर एयर प्यूरिफाई हो रहे हैं और अर्बन एरिया में ये पॉल्यूशन लेवल जो है वो डाउन हो रहा है तो फिर इसको और भी जगह सेटअप किया जाएगा। सुखेत मॉडल है, तो सुखेत मॉडल की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको सुखेत मॉडल को लाया गया और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि जो मधुबनी है ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मधुबनी में है, इसमें यहाँ पे आपका ये मॉडल लाया गया और जिससे कि पॉल्यूशन को चेक किया जाएगा विलेज में। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि जितने भी गार्बेज और डंक्स हैं हाउसेस से उसको कलेक्ट किया जाएगा डोर टू डोर और फिर इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और इससे जो आपका इनकम जनरेट होगा इस तरीके के कंपोस्ट को सेल करके तो फार्मर्स को यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए सुखेत मॉडल ये ध्यान रखना है और ये जो मॉडल है इसमें 4 फोल्ड बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस मॉडल से क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगी, वेस्ट का सही तरीके से डिस्पोजल हो पाएगा, मॉनेटरी असिस्टेंस मिल पाएगी विलेजर्स को जिससे कि वो गैस सिलेंडर्स यहाँ पे उनको पैसे के रूप में सहायता दी जाएगी और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी यहाँ पे फार्मर्स को अवेलेबल हो पाएगा। तो यहाँ पे मेनली क्या किया जाएगा कि डोर टू डोर कलेक्ट किया जाएगा क्या जितनी भी गंदगी और डंक है, काउ डंक है, तो उसको घर घर से, क्योंकि आप लोग देखते हो कि यहाँ इस रीजन में गाय सब कोई बहुत पालते हैं और इससे काउ डंक बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, तो गंदगी और जो डंक है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो गाइस इतना आज के लिए रखते हैं, अभी और भी टॉपिक बाकी है,
तो बायोडाइवर्सिटी और इसी के साथ और भी सारे टॉपिक्स को हम लोग कल देखने वाले। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। अभी विजन है इसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, rishika cs77@gmail.com है, जहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और विजन है इसकी टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।